पूरा देश चुनाव के माहौल में है। कर्नाटक के नतीजों का बेसब्री से इंतजार। इस सब के बीच में आगामी दिनों में 3 अन्य महत्वपूर्ण राज्यों के विधानसभा चुनाव और फिर सबसे बड़े चुनाव, देश के चुनाव, लोकसभा चुनाव 2024। इस सब के बीच में एक मुद्दा बहुत तेजी से गरमा रहा है, ज्ञानवापी मस्जिद और वहां पर मौजूद शिवलिंग का, जिसको अंजुमन इंतजामिया कमेटी फव्वारा कहती है, उसको शिवलिंग कहा गया। अब ये शिवलिंग है नहीं है, इसका पता करने के लिए कार्बन डेटिंग करनी थी। बड़ी खबर ये है कि हाई कोर्ट ने कह दिया है कि एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसकी जांच करे बिना नुकसान पहुंचाए, यानी शिवलिंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए और ये पता किया जाए कितना पुराना है, कितना प्राचीन है, इसके बारे में जानकारी हासिल की जाए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। साथ ही साथ में एएसआई ने अपनी कुछ मजबूरियां भी इस दौरान जताई हैं। तो क्या है पूरा मामला और क्या कुछ हुआ कोर्ट में, जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार सुमित अवस्थी मेरे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अमरउजाला.com के संपादक जयदीप कर्णिक जी भी। शुरुआत आपसे ही, क्योंकि सुमित जी, जब आप आज आए और हम कर्नाटक पर बातचीत कर रहे थे, कर्नाटक जो है उसका सब इंतज़ार कर रहे हैं, तो सुमित जी ने कहा कि ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है, इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा, ख़ास तौर पर आने वाले दिनों में जब देश की सियासत पूरी तरह से चुनावी माहौल में ढली हुई दिखाई दे रही है। सबसे पहले इस फैसले के बारे में बताएं, क्योंकि आपकी दिलचस्पी बहुत है इसमें। सुमित जी, क्या क्या इसके पहलू देखने को मिले हैं, कोर्ट ने क्या कहा, एएसआई इस पर क्या कह रहा है, और फिर इस पर अंजुमन इंतजामिया कमेटी, जैसा मैंने कहा, वो फव्वारे का दावा अभी भी कर रहे हैं। देखिए प्रवीण, जब ये मामला आया था, आज से करीब 1 आध साल पहले की बात है, बहुत क्लोजली इस मामले को फॉलो किया हम सब ने। इनफैक्ट मैंने भी किया, आपने भी किया होगा, सभी लोगों ने किया। उसकी वजह ये थी कि हम जो भी बनारस गया है, जिसने भी काशी विश्वनाथ के दर्शन किए हैं या जिसने ज्ञानवापी मस्जिद को देखा है, वो वहाँ देखते से ही आभास होता है कि ज्ञानवापी मस्जिद दरअसल किसी हिंदू नुमा स्ट्रक्चर पर बनी हुई है। नीचे बाकायदा मंदिर के अवशेष आपको दिखाई देते हैं। अगर आज भी आप लॉन्ग शॉट्स में तस्वीरें देखेंगे कहीं भी जाके, तो दिखता है कि नीचे मंदिर था या महल था, कोई पुराना सा कोई कोठी थी किसी राजा की, उस तरह का आभास होता है। और उसके ऊपर आधा स्ट्रक्चर ऐसा है जो मस्जिद नुमा है। तो मैं ये बड़ा इस चीज़ को लेकर अगर विवाद चल रहा था सालों साल से, कई सालों से, 400-500 साल से विवाद चल रहा था कि भाई वो मस्जिद है, और मस्जिद है तो शिवलिंग कहाँ, अगर वो शिवलिंग था तो शिवलिंग कहाँ गया। तो जब पूरी की पूरी मामला विवाद हुआ, कंट्रोवर्सी हुई, कोर्ट का आदेश हुआ, कोर्ट के आदेश पर वो जो सो कॉल्ड वजू करने की जो स्थान था मस्जिद के भीतर, उसको खाली कराया गया, और वहाँ जो वो जिस पे फव्वारा चलता है, उस स्ट्रक्चर से जब पानी हटा और जो स्ट्रक्चर निकल कर बाहर आया, तो वो किसी बहुत बड़े शिवलिंग की तरह दिखा। और इसमें हम सब जिसने भी वो देखा वो हतप्रभ रह गया। और मैं एक बार बहुत क्लियर कर दूं प्रवीण, मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं हिंदू हूँ इसलिए मैं इस तरह की बातें कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप उस स्ट्रक्चर को देखेंगे और जेन्युइनली देखेंगे तो लगता है कि वो शिवलिंग नुमा चीज़ है। मैं बार बार शिवलिंग नुमा बोल रहा हूँ, ये बोलते हुए मुझे तकलीफ भी हो रही है, क्योंकि मुझे वो शिवलिंग नुमा बोलना पड़ रहा है, क्योंकि जब तक ये कोर्ट द्वारा स्थापित ना हो जाए कि वो शिवलिंग ही है और शिवलिंग ही वहाँ था, तब तक हमको शिवलिंग नुमा या कथित शिवलिंग, पत्रकार होने के नाते और अनबायस्ड होने के नाते हमको इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो जो वो स्ट्रक्चर दिखा, जो चीज़ दिखाई दी, वो बिल्कुल किसी भी शिवलिंग की तरह। अगर आप महाकाल देखेंगे, उज्जैन जाएंगे ना, तो वहाँ भी इतना ही बड़ा शिवलिंग है। ये तो उससे भी बड़ा शिवलिंग दिखा जो आकार था, जिसका जो साइज़ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसके सामने जो नंदी है, जो मंदिर परिसर में नंदी की पुरानी मूर्ति, अगर आप कभी गए हो और देखा हो, तो वो नंदी भी सामान्य नंदी नहीं है, वो ओवर द बहुत बड़े नंदी का साइज़ है। मतलब जो आम मंदिरों में हम नंदी का साइज़ देखते हैं, उससे कम 10 से 15 गुना बड़े नंदी वहाँ पर बने हैं। तो अगर नंदी इतना बड़ा बना है तो शिवलिंग भी उसी रेशो में होगा, उसी प्रोपोर्शन में होगा। तो ये आभास होता है कि वो शिवलिंग हो सकता है, पर हमारे आभास होने से, मेरे दावा कर देने से या हिंदू पक्ष के दावा करने से वो नहीं साबित हो सकता कि वो शिवलिंग है। अयोध्या में भी आपको याद होगा, जब राम मंदिर को लेकर हुआ था पूरा विवाद, तो कोर्ट के आदेश पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आया था, उसने वहाँ उत्खनन किया था, फिर नीचे से कुछ पिलर्स, कुछ बर्तन, कुछ सामान मिले थे जिनकी कार्बन डेटिंग हुई थी, और उसी के बाद इस्टेब्लिश हो पाया था साइंटिफिक रिपोर्ट आने के बाद कि वहाँ पर मंदिर के अवशेष थे, मंदिर होना चाहिए, और उसी बिना पर फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था और आज वहाँ राम मंदिर बन रहा है। उसी तरीके से बहुत ज़रूरी था कि कार्बन डेटिंग हो, क्योंकि साइंटिफिक तरीका ही एक बात रहे जिससे साबित हो सकता है कि वो जो स्ट्रक्चर है वो कितना पुराना है, और वो कार्बन डेटिंग से साफ होगा। दूसरी बात आपने की कि कोर्ट में क्या मजबूरी हुई, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने आज जब हाईकोर्ट ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि आप कार्बन डेटिंग करिए, तो एएसआई के वकीलों की तरफ से कहा गया, एएसआई की तरफ से कहा गया कोर्ट में
कि भाई अगर हम जो शिवलिंग नुमा स्ट्रक्चर है, अगर हम उससे कुछ चीज़ निकाल के उसकी डेटिंग करेंगे तो वो हम नहीं कर पाएंगे। उसके ऊपर जो इस जगह है जहाँ से फव्वारा नामी चीज़ें दिखती है, जो लगता है कि ऊपर से रखा गया है, बाइंडर जिसको कहा जाता है, जो कि वो ऊपर से सीमेंट से बनाया गया, जिसके नीचे पाइप था जिससे कथित तौर पर फव्वारा निकलता था, तो हम उसकी कार्बन डेटिंग कर सकते हैं। अगर उस हिस्से की जो टॉप पर है अगर उसकी भी कार्बन डेटिंग हो जाती है तो भी ये अंदाज़ा लग जाएगा कि ये कितने साल पहले बना है, क्योंकि फिर आप ये हिस्टोरिकल फैक्ट से ये जान सकते हैं कि किस ज़माने में ज्ञानवापी बनी, किस उस वक्त कौन राजा था काशी का, मस्जिदें बन रही थी, बिल्कुल आक्रमण हो रहे थे, कम से कम सारी चीजों को अंदाजा कनेक्ट किया होगा। जा सकता है। देखिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसको बहुत संवेदनशील भी माना गया है। काशी, मथुरा, अयोध्या, 3 जगह ये बहुत बड़े पॉलिटिकल ग्राउंड के तौर पर भी देखे गए, लेकिन ये वो तीनों जगह रही जिन तीनों जगह को लेकर एक दावे जो हैं वो लगातार चलते रहे। अयोध्या हम सबने देखा है। इसके बाद आदि शंकराचार्य जिन्होंने 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की थी, उन्होंने बहुत स्पष्ट कह दिया था। इसमें सोमनाथ की भी पूरी कथा अलग है, लेकिन विश्वनाथ जिनको कहा जाता है और जो काशी विश्वनाथ उन्हीं की वजह से कहा भी जाता है। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकालम च ओंकारम ममलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीमशंकरम सेतुबंदे तू रामेशम नागेशम दारुकावणे वाराणस्याम तू विश्वेशम, यही वाराणसी के विश्वनाथ हैं। वाराणस्याम तू विश्वेशम च त्र्यंबकम गौतमी तटे और हिमालय तू केदारम घुष्मेशम च शिवालय। और ऐसा कहा जाता है कि एतानी ज्योतिर्लिंगानी सायं प्रातः पठेनर सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति, 7 जन्मों के पाप कट जाते हैं अगर इनका स्मरण कर लो। तो ये गहरी आध्यात्मिकता है जयदीप जी जो जुड़ी हुई है, और विश्वनाथ के साथ में तो खास तौर पर, क्योंकि काशी विश्वनाथ को सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंगों में गिना गया। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? आगे आने वाले दिनों में राजनीतिक परिदृश्य पर इसका क्या असर पड़ेगा? बहुत संवेदनशील मुद्दा है प्रवीण, और उतनी ही संवेदनशीलता के साथ इस पर चिंतन मनन और आगे की कार्रवाई होनी चाहिए। जैसा कि हम बोल रहे हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि मान्य होती हैं, कुछ चीज़ें स्थापित होती हैं। भारत संस्कृति का पुरोधा रहा और भारत में सभ्यता संस्कृति बहुत पहले जन्मी, इसके दावे बहुत होते रहे, लेकिन जब तक मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नहीं मिल गए सिंधु घाटी में, तब तक ये माना गया कि सभ्यता का जन्म रोम में हुआ है और रोम ही सभ्यता की जननी है। दुनिया ने, खास तौर पे पश्चिमी देशों ने इसको कब माना? जब उनको ऐतिहासिक प्रमाण मिले। तो एक होती है मान्यता, जिसको हमारे यहाँ पर माइथोलॉजी करके कि राम जो हैं, शिव हैं, ये सारी जो हमारी मान्यताएं हैं, धार्मिक मान्यताएं हैं और कुछ पौराणिक मान्यताएं हैं। एक होती है मान्यता, लेकिन हम अब जिस युग में हैं वहाँ पर आक्रांताओं द्वारा आक्रमण करके किसी चीज़ को हड़प कर अपना बनाने वाली संस्कृति और सभ्यता से हम आगे चले गए। भारत अब पूरी दुनिया में अभी ऐसा नहीं हुआ है। दुनिया में कबीलाई संस्कृति, आक्रमण की संस्कृति, जो पुराना युग है जब मानव पूरी तरह से सभ्य नहीं हुआ था, उस तरह के अवशेष हमको मिलते हैं। लोग उसी तरह से लड़ रहे हैं, कबीलाई संस्कृति के साथ जी रहे हैं। लेकिन भारत चूंकि पहले भी अपने आप को विश्व चेतना का अग्रगामी देश मानता था, इसलिए इस संविधान सम्मत देश में अब जो कुछ भी होगा वो कानून सम्मत होगा। एक ऐसी लड़ाई जो 250-300 साल लगभग चली थी अयोध्या के राम मंदिर की, लेकिन उसका फैसला कहाँ से आया? देश की सबसे बड़ी अदालत से। जब देश की सबसे बड़ी अदालत ने ये मान लिया, तब उसके बाद हम जनवरी 2024 में अब तो वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है मूर्ति की। ऐसे ही ये संवेदनशील मुद्दा है। ठीक कहा बिल्कुल सुमित जी ने कि जब जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं वो जब वहाँ जाते हैं और काशी विश्वनाथ के दर्शन करते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो इतिहास में दर्ज है और जो मान्य है उसके बीच में जो एक बड़ी खाई है, गैप है, वो वहाँ दिखाई देती है। लेकिन वो स्थापित तब तक नहीं होगी जब तक कानून से मान्यता नहीं मिलेगी। इसमें एक अच्छी बात यह है कि इसको लेकर कानूनी प्रक्रिया का आरंभ हो चुका है, जो अयोध्या के मामले में काफ़ी पहले हो गया था। लंबी अदालती लड़ाई के बाद उसने दिन का उजाला देखा और आखिर में फैसला आया। और अच्छी बात यह है, सबसे बड़ी उसमें प्रवीण, कि उसको सभी पक्षों ने स्वीकार कर लिया। उसको लेकर जिस तरह की तनातनी या गहमा गहमी अपेक्षित थी वो नहीं हुई। यह इस देश की संस्कृति और साझा संस्कृति की सबसे बड़ी उपलब्धि है। मुझे लगता है इस मामले में भी कार्बन, मुझे ये समझ में नहीं आता जिला जज के स्तर पर ये पूरा मामला, जो लोग लाइव देख रहे हैं उनको बता दें कि सबसे पहले इसकी अर्जी जिला जज में, जो कि निचली अदालत होती है, सबसे पहले उसी पायदान पर आपको जाना पड़ता है। वहाँ अर्जी दी गई थी हिंदू पक्ष द्वारा कि इसकी, चूंकि अब उसमें फव्वारा निकल आया है,
वजू करने के स्थान पर वो शिवलिंग जैसा ही दिखता है तो वो शिवलिंग जैसा ही दिखता है या सचमुच का शिवलिंग है, या आप किसी के कह देने पर निर्भर नहीं होगा, क्योंकि मामला पहले से ही बहुत संवेदनशील है। तो ये तय हुआ कि इसके लिए अदालत में जाया जाए। जिला कोर्ट में इसको खारिज कर दिया गया, कार्बन डेटिंग की इस अपील को। वो अपील फिर हाईकोर्ट में गई। हाईकोर्ट ने अब कहा है, और हाईकोर्ट की टिप्पणी और उसके ऊपर पुरातत्व विभाग ने जो टिप्पणी की है दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। हाईकोर्ट ने तो ये तक कहा कि न केवल ये शिवलिंग नुमा जो आकृति है जिसके शिवलिंग होने का दावा किया जा रहा है और अब उसको प्रमाणित करने की बात रह गई है, उसकी कार्बन डेटिंग की जाए, बल्कि टाइल्स वगैरह को उखाड़कर उस पूरे ढांचे को नुकसान पहुंचाए बिना एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी पुरातत्व विभाग ये कोशिश करे कि विश्वेश्वर शिव, जिसका जिक्र अभी आप अन्य श्लोकों के, विश्वेश्वर शिव अगर वहां विराजमान है और वो उसके गर्भ में है, क्योंकि गर्भ में ही विराजते हैं शिव, तो इसी के नीचे अगर वो गर्भ में है तो आप नीचे से पीछे से खुदाई करके गर्भ में ये देखिए। ये आज के फैसले की बड़ी बातें हैं जो इसको मैं बता रहा हूँ। इसको देखिए और ये बताइए कि क्या वहां पर सचमुच ऐसे कोई विश्वेश्वर शिव विराजमान है क्या। इसके जवाब में पुरातत्व विभाग द्वारा कहा गया है, क्योंकि ये पुरातन पूरा जो हिस्सा है वो है और उसको इस तरह से छेड़ा नहीं जा सकता, किसी भी चीज को इस तरह से छेड़ना खुरचना उसको नुकसान पहुंचाएगा। तो हम केवल जो ऊपरी हिस्सा है जो फव्वारे नुमा दिख रहा है अभी और इसको शिवलिंग है नहीं, इसको हमें प्रमाणित करना, उसकी कार्बन डेटिंग से भी हमें पता लग जाएगा। तो कोर्ट ने आदेश दे दिया था कि आप आसपास भी खुदाई करें, गर्भगृह तक जाएं और ये पता लगाएं कि ये शिवलिंग है कि नहीं। उसके बावजूद भी ये पुरातत्व विभाग ने कहा गया तो आगे कार्बन डेटिंग होगी। और जैसा सुमित जी कह रहे हैं कि वैज्ञानिक तरीके से अगर स्थापित हो जाता है, अदालत में प्रमाण प्रस्तुत करके स्थापित हो जाता है तो ये बहुत अच्छा हो सकता है। क्योंकि यदि हम मानते भी हैं कि लम्हों ने खता की है और सदियों ने सजा पाई है, तो उसको एक साथ आप कभी भी, इतिहास अगर कुछ रहा भी है तो आप केवल पन्ने पलटकर इतिहास को नहीं पलट सकते। आज उसको पलटने का अगर संवैधानिक तरीका है और आस्था और मान्यताओं का सवाल है तो आस्था मान्यता दोनों तरफ की है। दोनों आस्थाओं का सम्मान करते हुए रास्ता जैसा अयोध्या में निकला, दोनों पक्षों ने स्वीकार किया, वैसा ही रास्ता है निकलना चाहिए। मान्यता यही है कि आज से लगभग 2050 साल पहले महाराजा विक्रमादित्य ने यहाँ पर काशी विश्वनाथ वाला जो मंदिर है उसका पूरा पुनर्निर्माण करके जो ज्योतिर्लिंग है जगतगुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित, उस ज्योतिर्लिंग को और बेहतर किया था, सुसज्जित किया था। उससे भी पहले से था, इस तथ्य को याद रखें। उसका पुनर्निर्माण हुआ। फिर माँ अहिल्या का नाम भी आता है, उन्होंने बाद में, बहुत बाद में जब, तो ये ऐसा माना जाता है कि 2000 साल पुराना है। और उसके बाद 16वीं सदी में जो औरंगजेब का आक्रमण हुआ था वहां पर, उसमें इसको तहस नहस करके और वहां पर ये ज्ञानवापी मस्जिद में, ऐसा माना जाता है। लेकिन इसके जब अब वो इतिहास है और उस वक्त का इतिहास इस तरीके से दर्ज नहीं है जो आजकल के डिजिटल युग में वीडियो कैमरे पर। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। देखिए, इतिहास को समझने के लिए आप या तो स्क्रिप्चर्स पर जाते हैं, यानी जो कुछ लिखा गया है, या खुदाई, ये एक बड़ा माध्यम होता है। और उसमें कार्बन डेटिंग की कितनी पुरानी, जैसे आपको हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये सब आप सुनते हैं कि खुदाई में क्या क्या निकल कर आ रहा है। अभी तक जो तथ्यात्मक रूप से रखा गया वो आर्य संस्कृति के इर्द गिर्द सब कुछ बुना गया है, लेकिन इस पर बड़ी बहस चलती रही है। मैंने भी एक ब्लॉग अमरुजाला.com के लिए लिखा था, भारत और वैदिक विज्ञान। जब हम उस पर बात करते हैं तो उसमें तथ्यात्मक रूप से जर्मनी से भी टीम आई, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की भी टीम थी। यहाँ खुदाई करते हुए ये साक्ष्य पाए गए कि 20 से 25 हज़ार साल पुराने शक्ति पूजा के साक्ष्य उनको मिलते दिखाई दिए कि माता की प्रतिमाओं की पूजा उपासना होती थी। वो पूरा ब्लॉग जो है वो अभी भी आप लोग देख सकते हैं। अभी राम सेतु को लेकर जो सारा विवाद चला, सर्वोच्च न्यायालय में गया और वो सेतु समुद्रम परियोजना बन रही थी, जिसमें उदाहरण है, ये कुछ एक उदाहरण है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो अभी आप इतिहास की गर्त में बहुत ज्यादा गहराई तक जा सकते हैं। ज्ञानवापी इसमें कितनी मदद कर पाएगी सुमित जी? और आपको लगता है कि ये मामला जो है आगे सिर्फ राजनीतिक न रहते हुए अब आस्था से भी जुड़ने वाला है, क्योंकि इसको लेकर उत्सुकता बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है लोगों के भीतर? देखिए, दो पहलू हैं। एक तो धार्मिक पहलू कि भाई जो आदमी विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं, उनको इस बात का जवाब मिलना चाहिए कि वो शिवलिंग है या फव्वारा है। दोनों पक्षों के लिए इस बात का जवाब, क्योंकि कोई न्यूट्रल आदमी दे सकता है, अपक्ष जिसके पास जो किसी का पक्ष ना लेता हो, ऐसी जगह से अगर फैसला आएगा, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का बाबरी को लेकर या अयोध्या को लेकर, राम मंदिर को लेकर आया, वैसे ही फैसले की दरकार यहाँ पर भी है। क्योंकि मामला हाईकोर्ट में ख़त्म नहीं हो जाएगा। अभी तो मतलब कार्बन डेटिंग की बात हुई है, फिर कार्बन डेटिंग का प्रोसेस होगा, फिर रिपोर्ट जाएगी, किसी एक के पक्ष में जाएगा, किसी एक के खिलाफ जाएगा। जो खिलाफ में जाएगा वो हाई कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट में आएगा, फिर फैसला होगा, फिर हो सकता है बड़ी बेंच में चला जाए। तो मामला भी लंबा है, ऐसा नहीं है। पर यह जानना ज़रूरी है कि वहाँ पर शिवलिंग है या शिवलिंग नहीं है, मंदिर है, मंदिर का भी पार्ट था या मस्जिद का पार्ट है, ये जानना ज़रूरी है। एक पहलू तो ये हुआ। दूसरा पहलू, इस पूरे धार्मिक जो पूरी बहस हम कर रहे हैं,
एक इसमें राजनीतिक पहलू है जो हमको नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ये मामला गर्मा गया है, इसको सियासत से जोड़कर देखा जा रहा है। आपको याद होगा जब ये मामला पीक पर आया था तो उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां चल रही थी। अब ये मामला अगर कार्बन डेटिंग होती है, और मान लीजिए कार्बन डेटिंग की फाइंडिंग्स जो आज हाईकोर्ट ने कहा है ये अगले लोकसभा चुनाव के पहले आ जाएं, तो और वो चीज़ें कोर्ट में जब आएंगी तो किसी एक ना एक पक्ष को सूट करेंगी, और वो पक्ष चाहे वो गैर भाजपाई क्यों ना हो वो उसको भुनाने की कोशिश करेगा। तो हमको उसको सियासत को नहीं भूलना चाहिए कि इस पूरे खेल के पीछे सियासत भी है, क्योंकि जो लोग इस पूरे प्रोसेस में लगे हुए हैं, कानूनी प्रोसेस में लगे हुए हैं, वो किसी ना किसी राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक विचारधारा से जुड़े हुए हैं, चाहे वो वकील हों, चाहे वो इंतज़ामिया कमेटी के लोग हों या नहीं हो। तो उनका एक राजनीतिक उद्देश्य भी है, धार्मिक उद्देश्य भी है, राजनीतिक उद्देश्य भी है। उल्लू सीधा करने की बात है कि किसके पक्ष में चीज़ें जाती हैं। और प्रवीण, मैं राजनीतिक तौर पर बात कर रहा हूँ तो आपको एक चीज़ ज़रूर यहाँ कहना, मैं टिप्पणी करना चाहूँगा। बीते 48 घंटे सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लिए कम से कम हेडलाइन के स्तर पर, अखबार की सुर्खियों के स्तर पर बहुत अच्छे नहीं रहे। एग्जिट पोल के नतीजे कर्नाटक के जो आए वो कांग्रेस को ज़्यादा सूट कर रहे थे, बीजेपी के पक्ष में कम थे। बीजेपी का मोराल या चिप्स डाउन जिसको बोलते हैं ना, वो हौसला कहीं ना कहीं डिगा होगा उन एग्जिट पोल्स को देखने के बाद, क्योंकि टीवी चैनल्स, अखबार, डिजिटल प्लेटफॉर्म हर जगह कहा जाने लगा कि कांग्रेस आगे है, कांग्रेस आगे है, कांग्रेस की सरकार बन रही है। दूसरा, 24 घंटे के बाद सुप्रीम कोर्ट से 2 फैसले आते हैं। दिल्ली सरकार वर्सेस एलजी का फैसला आता है जो अरविंद केजरीवाल के पक्ष में चला जाता है, वो बीजेपी के अगेंस्ट जाता है। दूसरा, मुंबई का फैसला आता है महाराष्ट्र का, उसमें भले ही मामला 7 मेंबर बेंच में चला गया, पर लेकिन जो ऑब्जर्वेशंस थे कोर्ट की बेंच के, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के, वो बीजेपी के 2 बड़े नेताओं पर टिप्पणी कर रहे थे। भगत सिंह कोश्यारी जो गवर्नर थे, उनके अगेंस्ट कि उन्होंने क्यों किसी पार्टी के अंदरूनी मामले में दखलंदाजी कर दी, क्यों उन्होंने विधानसभा का सत्र बुला लिया। और दूसरा, स्पीकर जो कि बीजेपी के कोटे के थे, उनके कार्यकलाप पे इस टिप्पणी करना कोर्ट के द्वारा कि आपको भाई विप को मान्यता नहीं देनी चाहिए थी, आपने क्यों विप को मान्यता दे दी। तो ये 2 बड़े फैसले बीजेपी के जो लोग बीजेपी के अगेंस्ट में कैंपेन करते हैं, चाहे वो राजनीतिक पार्टी हो या कमेंटेटर्स हो या जो माहौल बनाते हैं, उनको लगा कि बीजेपी को मात दी जा सकती है। अब आज अचानक ज्ञानवापी का जो ये फैसला आया, ये बीजेपी और बीजेपी की तरफ के लोगों को सुहाएगा, सूट करेगा। और कल हमको नहीं भूलना चाहिए कर्नाटक के साथ साथ उत्तर प्रदेश के निकाय चुनावों के नतीजे भी आ रहे हैं, और जो कि एग्जिट पोल जिन्होंने भी किए हैं वो इशारा कर रहे हैं कि वहाँ पर बीजेपी के ज़्यादातर मेयर, ऑलमोस्ट 95%, 100% तक जो मेयर पर चुने जाने हैं वो बीजेपी के ही जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये नैरेटिव जो एक राष्ट्रीय हेडलाइंस पे छाने का होता है, जो बीते 48 घंटों से बीजेपी के अगेंस्ट जा रहा था, मान के चले कि कल सुबह और अगले 24 घंटे या 36 घंटे तक वो बीजेपी को सूट करे, क्योंकि कर्नाटक का नतीजा मान लीजिए उल्टा आ गया, बीजेपी के अगेंस्ट में नहीं गया, तो उत्तर प्रदेश के नतीजे से उसको बैलेंस आउट करेंगे। तो अगर हाँ, बीजेपी के अगेंस्ट गया कर्नाटक का नतीजा, तो उत्तर प्रदेश के नतीजों से जो कि कंटेम्पलेट किया जा रहा है वो उसको वो अपनी जीत को चमका सकते हैं। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात ले आए हैं सुमित जी चर्चा में, तो इसलिए इस पर टिप्पणी करना ज़रूरी है और मैं चाहूँगा कि आप उस पर टिप्पणी करें। कोई भी जब बड़ा चुनाव, और ये सुमित जी और हमारी बातचीत हो रही थी जब कल कर्नाटक पे भी बात कर रहे थे, एग्जिट पोल पर भी बात कर रहे थे, तब भी उनकी टिप्पणी आई थी कि जब भी कोई बड़ा चुनाव होता है तो राजनीतिक दल किसी बड़े मुद्दे के साथ में आते हैं। आपने पिछली बार पुलवामा कल जो जिक्र किया था, क्या आपको लगता है 2024 के पहले का सबसे बड़ा मुद्दा ज्ञानवापी है? ये संभावना है और संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। और चुनाव के पहले राजनेता अब जीतने वाला बड़ा मुद्दा ढूंढते हैं, इसमें भी कोई अनोखी बात नहीं है प्रवीण। चाहे वो पुलवामा हमले के बाद होने वाली सर्जिकल स्ट्राइक हो, या फिर आप यहीं पर क्यों ठहरते हैं। अमेरिका में ओबामा को जब दूसरी बार जीतना था तो ओसामा बिन लादेन जो 10 साल से ढूंढे जा रहे थे, CIA द्वारा बहुत सरगर्मी के साथ उनको मार गिराया गया और ओबामा दूसरी बार जीते, जबकि दूसरे कार्यकाल को लेकर शंकाएं जताई गई थी और अच्छे से जीते। तो अमेरिका का राष्ट्रपति भी जब अपने अगले कार्यकाल के लिए ऐसा जिताऊ मुद्दा ढूंढता है तो बाकी अन्य राजनेता भी उससे, राजनेताओं की नस्ल पूरी दुनिया में एक जैसी है, राजनेता अपने लिए ऐसे मुद्दे ढूंढते रहते हैं जो उनको जिता सके और उनको बहुमत दिला सके। और ऐसा मुद्दा जो बहुसंख्य समाज को प्रभावित करता है, उनकी भावनाओं से, जनमानस से जुड़ा है, तो वो विकास को पीछे, क्योंकि विकास के मुद्दे पर ज़रूरी नहीं कि आप खूब अच्छी सड़कें बना दें, पटरियाँ बिछा दें, इमारतें गगनचुंबी बना दें, सुविधाएं बढ़ा दें, उसके बाद भी आप जीतेंगे या नहीं। ऐसा होता रहा है। आप दिल्ली का उदाहरण देख लीजिए, शीला दीक्षित ने दिल्ली को ऐसा चमकाया, जैसा हम सभी मानते हैं कि दिल्ली के विकास में शीला दीक्षित का योगदान बहुत ज़बरदस्त है, उसके बावजूद खुद अपनी सीट हार गई जब
आम आदमी पार्टी की लहर चली और दिल्ली का चुनाव पूरा एक तरफा एक अलग तरह की अन्ना आंदोलन से उठी आम आदमी पार्टी की लहर में बह गया, तो सारा विकास जो शीला दीक्षित, और शीला दीक्षित आज तक मुझे लगता है उस सदमे से उबर नहीं पाई हूँ कि भाई कैसे, जब तक गई तो मतलब तब तक उनको ये समझ में ही नहीं आया कि कैसे ये हुआ। जब भी पत्रकारों ने भी उनसे बात की, सुमित इससे सहमत होंगे कि भाई जब मैंने दिल्ली के लिए इतना किया तो मुझे उसका रिटर्न क्यों नहीं मिला। और ये एकमात्र उदाहरण नहीं है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो राजनेता विकास करने के साथ साथ घर घर लक्ष्मी और घर घर अन्न और घर घर गैस के सिलेंडर जैसी योजनाओं के साथ साथ लगातार ऐसा मुद्दा ढूंढते हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि इस सारी सुविधाओं से जिन जिन वर्गों को उन्होंने छुआ है उससे बड़े किसी ऐसे मुद्दे की आवश्यकता है जो एक लहर बनकर, जो एक ऐसा मुद्दा बनकर छा जाए, डालेगा। मतलब आपको लगता है ज्ञानवापी वो मुद्दा रहने वाला है? आपको क्या लगता है सुमित जी, ज्ञानवापी क्या बड़ा मुद्दा बनने वाला है? जयदीप जी की बात से सहमत होते हुए उसमें एक दो पॉइंट और ऐड कर देता हूँ। सिर्फ ज्ञानवापी की बात क्यों कर रहे हैं आप प्रवीण? इस बात की घोषणा बीजेपी और संघ के नेता कर चुके हैं कि हम जनवरी में राम मंदिर आपको दिखा देंगे। तो अयोध्या का राम मंदिर तैयार होगा, रामलला की मूर्ति वहाँ पे स्थापित हो चुकी होगी गर्भगृह में, और वहाँ पे दर्शन शुरू हो चुके होंगे जब अप्रैल मई में चुनाव हो रहा होगा। इतना ही नहीं, इसको अब आप ज्ञानवापी जोड़ लीजिए। हमने कहा और करके दिखा दिया। हाँ, जो हमने कहा वो करके दिखा दिया। अब ज्ञानवापी की जब मैं बात कर रहा था कि मान लीजिए कार्बन डेटिंग की चीज़ें आ जाती है, मामला गर्मा जाता है, तो बीजेपी क्यों नहीं कैपिटलाइज करेगी? बीजेपी हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और लाभार्थी, ये तीन ऐसे पिलर्स हैं बीजेपी की जीत के पास, जिसका तोड़ राष्ट्रीय स्तर पर किसी पार्टी के पास नहीं है और हो भी नहीं सकता, क्योंकि वो सत्ता में नहीं है। लाभार्थी की योजना तो कोई सत्तारूढ़ पार्टी दे सकती है, जिसके पास धन होगा, जिसके पास कुबेर का खजाना होगा, जिसके पास राष्ट्रीय संपदा पर सबसे अधिक अधिकार होगा। और तीसरी चीज़, मथुरा का नाम आपने लिया था, मथुरा मत भूलिए। मथुरा को लेकर भी कवायद शुरू हो गई है, मामला कोर्ट में चला गया है, और मथुरा को लेकर भी कोई भी फैसला कोर्ट की तरफ से ऐसा आ सकता है, ऐसा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चीज़ें गरमाएंगी। क्योंकि मैं हाल ही में करीब 2-2.5 महीने पहले गया था, और मैं पहली बार गया मथुरा, और उस बांके बिहारी की जन्म स्थान को देखा। मथुरा में जन्म स्थान? हाँ, तो बांके बिहारी वृंदावन, हाँ वृंदावन, माफ़ करिएगा, कि जन्म स्थान को देखा। तो जिस तरीके का स्ट्रक्चर है वहाँ भी, दोनों चीज़ें आमने सामने खड़ी हुई हैं, जैसे ज्ञानवापी और काशी विश्वनाथ का है, लगभग वही तस्वीर वहाँ पर है। सुरक्षा आप देखते हैं कितनी जबरदस्त सुरक्षा वहाँ पर लगी रहती है, क्योंकि संवेदनशील इलाका है। चीज़ें अगर उस तरफ जाती हैं जो बीजेपी को या संघ परिवार को सूट करती हैं, तो वो उसको कैपिटलाइज करेंगे, और क्यों नहीं करेंगे, कोई भी करेगा। चलिए एक अब ज़रा फाइनल टिप्पणियों पर आते हैं। जयदीप जी, शिव में आस्था, ये तो अब भारत में शिव जो है वो सबसे ऊपर है, भोले बाबा में सबकी आस्था है। काशी विश्वनाथ मंदिर में यूं भी अभी हमने देखा कि जीर्णोद्धार कराया गया। वाराणसी कॉन्स्टिट्यूंसी भी है प्रधानमंत्री मोदी की। इस सब के बाद में आपको क्या लगता है कि एएसआई तो अपना काम करेगा? और ये देखिए, ये कोई हाल का मामला नहीं है, इसमें बहुत समय लगने वाला है, ये भी बहुत अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन आप इसके क्या परिणाम देखते हैं, क्या रिपरकशंस देखते हैं आने वाले दिनों में? आपको क्या लगता है? कुछ तो इशारा किया सुमित जी ने कि राजनीतिक रूप से अगर इसका लाभ मिलता है तो निश्चित, और मिलेगा ही निश्चित तौर पर, बीजेपी इसकी कोशिश करेगी, राजनीतिक दल इसकी कोशिश करेंगे अपने अपने तरीके से। लेकिन आपको लगता है कि बाबरी के बाद हम देख चुके हैं राजनीति किस तरीके से हुई, किस दिशा में गई है? क्या लगता है कि आपको ये धीरे धीरे एक एक करके हम उसी फेज में जा रहे हैं? प्रवीण, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, और इसमें बड़ी बात यह है कि भाजपा को भी कहीं ना कहीं समझ में आता है कि जनवरी 2024 में अगर प्राण प्रतिष्ठा हो गई और चुनाव अभी दूर हैं तो ऐसा क्या, और आज ये मुद्दा अगर शुरू हुआ है तो खत्म नहीं हो जाएगा उस चुनाव तक, लेकिन इस मुद्दे से ऐसी चीज़ें निकल सकती हैं जिनको अपने पक्ष या विपक्ष में भुनाया जा सकता है। लंबा रास्ता है जिसकी बात हमने शुरुआत में की है इस बातचीत के। अभी तो ये हाईकोर्ट में है, और कार्बन डेटिंग भी, और कार्बन डेटिंग ये भी बताता चलूँ, कुछ वैज्ञानिकों की टिप्पणियाँ आ रही हैं जिनको मैं पढ़ रहा था। पत्थर की कार्बन डेटिंग आसान नहीं होती है। पत्थर की कार्बन डेटिंग में उस तरह के मिनरल्स आसानी से नहीं मिलते हैं जिससे कार्बन नहीं मिलते हैं। तो कार्बन 14, कार्बन 19 जो उसकी विधियाँ हैं, आइसोटोप्स होते हैं, तो जो विज्ञान को समझते हैं वो जानते हैं और वैज्ञानिक हैं, और ये इस विधि से बहुत सारी चीज़ें पता लगी हैं, लेकिन ये भी अंतिम निष्कर्ष निकालने में कई बार सफल नहीं रही हैं। 1949 में इस विधि का इजाद हुआ था, और इसने बहुत सारी काल के गर्भ में छुपी हुई जो धारणाएं होती हैं उसको पता लगाने में मदद की है, लेकिन इस मामले में कितनी कारगर सिद्ध होगी पता नहीं। तो हम ये भी नहीं मान सकते कि केवल कार्बन डेटिंग ही वो अमोघ अस्त्र है जिससे ये पूरी समस्या एकदम से हल हो जाएगी, खुल जा सिमसिम वाली तरीके से, लेकिन ये शुरुआत भर है। और ये बात भी सही है कि इसमें चूंकि दोनों ही पक्ष शामिल हैं, जिस तरीके के दोनों पक्ष
अयोध्या में बाबरी मामले में शामिल थे, तो आगे जाकर सर्वोच्च न्यायालय का भी दरवाज़ा है और सर्वोच्च न्यायालय में भी मामला कितना लंबा चल सकता है ये तो हमको अयोध्या का मामला बता ही चुका है। लेकिन फिर भी जो आपने चुनावी पक्ष पूछा है, तो चुनावी पक्ष भावनाओं से जुड़ा होता है और भावनाएं दोनों तरफ हैं और दोनों ही तरफ से इन भावनाओं को अपने पक्ष में करने की कोशिशें होती रही हैं, होती रहेंगी। एक और पिटारा खोला और अगला पिटारा तैयार है, जिसकी ओर सुमित जी ने अपनी बातचीत में इशारा किया। तो ये नारा आता भी रहा है संघ भाजपा परिवार की तरफ से कि ये तो केवल झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। तो अब काशी के दरवाजे खोले जा रहे हैं और मथुरा समय के गर्भ में है कि कब मथुरा का मुद्दा इतना बड़ा कर दिया जाए। और मुझे लगता है कि निश्चित ही भाजपा और उससे जुड़ी हुई विचारधारा वाली जो पार्टियां वो सही समय का इंतजार करेंगी, क्योंकि उनको ये भी पता है कि केवल एक मुद्दा या धारा 370 उनके घोषणा पत्र में एजेंडे में संघ भाजपा के शुरू से रहा, खुल के कह सकते हैं क्योंकि उन्होंने वादा किया है, उन्होंने बात की है और जब हम चर्चा भी करते तो भाजपा जो वादा करती रही है उस पर काम भी करती है, लेकिन वो वादा पूरा होने के बाद क्या उस पर भी निगाह बनी रहती है। तो इसलिए उनकी काशी पर भी निगाह है और मथुरा पर भी निगाह है। और ये इस खबर पर क्योंकि सुमित जी की निगाह और लगातार अपडेट वो देखते गए और बातचीत के दौरान भी, तो मैं चाहूंगा कि आप भी कुछ इसमें जोड़ना चाहें चलते चलते। जयदीप जो बोल रहे थे ना कि अयोध्या बीजेपी और संघ परिवार का जो एजेंडा होता है वो उस एजेंडे को लेकर चलते हैं, भूलते नहीं है उस चीज़ को। अयोध्या में पहला जो खुदाई हुई वो 70s में हुई, अर्ली 70s में, दूसरी हुई लेट 70s में, तीसरी हुई लेट 80s में, और हर बार कोर्ट के आदेश पे हुई। और तीनों खुदाइयों के बाद जाके साबित हुआ कि भाई नीचे कुछ पिलर मिले हैं, नीचे कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जिसकी आर्कियोलॉजिकल सर्वे जाएगा। ये भी तो वो 70 से शुरू हुई बात आगे 2010 में खत्म हुई, करीब 30 साल लड़ाई चली, 30-35 3 दशक 4। तो वही स्थिति अगर यहाँ भी चल रही है तो अब हमको ये, और तब सरकारें विपरीत मानसिकता की थी, विपरीत विचारधारा की थी, तो उसके लिए फेवरेबल चीजें आना इतना सूटेबल भी नहीं था। लेकिन अब चीजें बदल गई हैं, अब परिस्थितियां बदल गई हैं। अब मामला जो है वो बदलता दिखाई दे सकता है। इस पर आप चलते चलते कुछ टिप्पणी करना चाहें? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि ये बात बिल्कुल सही है और ये अगले 2 दशक चलेगा, 3 दशक चलेगा, क्या होगा ये तो नहीं पता। लेकिन हाँ, कोशिश ये होती है कि ऐसा नया मुद्दा हो जिस पर आगे जाकर बात होती रहे या इस पर आगे काम होता रहे, तो उस मुद्दे को तैयार रखा जाता है और उस मुद्दे को जिंदा। आप ये देखिए कि जो ये बात कह रहे थे कि भूलता नहीं है, इसी संघ भाजपा परिवार ने ये ताने भी सुने हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। क्योंकि एक समय में भाजपा आई भी सत्ता में, पर वो कभी भी गठबंधन में आई, पूर्ण बहुमत से नहीं आई, पर सत्ता में आने के बावजूद उस एजेंडा पे काम नहीं किया तो संत समाज नाराज हुआ और विपक्षी दलों ने ये नारा उछाला था कि मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन वो अपने मुद्दे पर डटे रहे, 370 पर भी काम किया, उसको हटाया और आज जम्मू कश्मीर की स्थिति सबको पता है। तो जो वो एजेंडा बनाते हैं उस पर काम करते हैं, शायद यही उनकी ताकत भी है, यूएसपी भी है, चुनावी राजनीति का एक बड़ा हिस्सा भी है। इसीलिए वो आगे के मुद्दे तैयार कर रहे हैं। आखिर 2024 में वो तमाम ताने उलाहने सहकर भी वहाँ पहुँचे और बहुमत लेकर पहुँचे। तो ये उसकी शक्ति भी है। ऐसा ही अन्य दल अपने एजेंडा पर कायम रहे, अपने एजेंडा को बनाए रखें, विचारधारा से न भटकें, तो उनके लिए भी राजनीति की राह बेहतर हो सकती है। आप दोनों का धन्यवाद। उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक